अस्सलाम नाज़रीन, मुबारक को सौदा हो गया। अब किस किस चीज़ का सौदा है ये तो आप वो क्लिप में बताएंगे। सौदा हो गया जी। हर तरफ से जो एक फ़िज़ा कायम की गई थी कि पाकिस्तान की मकबूलियत बन रही है, दुनिया पाकिस्तान को पुकार रही है, दुनिया पाकिस्तान का पूछ रही है, वो समझ आ गया किस रास्ते पूछ रही थी। गल ये है कि इसराइल का एक जेनोसाइड 2 साल से चल रहा है। दुनिया हाथ पे हाथ रख के बैठी है। अब वो जेनोसाइड इस बेहुदा लेवल तक पहुंच गया कि दुनिया इग्नोर नहीं कर सकती। कुछ तो करना होगा। तो जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको कंट्रोल कैसे किया जाए। ईरान पे बम मार दो, उनको कंट्रोल कर लो। लबनान को तबाह कर दो, सीरिया को तबाह कर दो। जो जो इसराइल फ़लस्तीन के हमसाए हैं उनको फड़का कर रख दो या ख़रीद लो, जैसे जॉर्डन और इजिप्ट को ख़रीदा हुआ है। लेकिन टर्की और पाकिस्तान का क्या करोगे? ज़ाहिर है दो बड़ी ताकतें और पाकिस्तान सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत है पूरी उम्मत के अंदर। इनका क्या करोगे? इनको ऑन बोर्ड कैसे लाओगे? अब शहबाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट थी वो ऑलरेडी इन क्वेश्चन थी। इलेक्ट तो वो हुए भी नहीं थे, सेलेक्ट हुए हुए थे। दुनिया भर में शोर भी मच रहा था कि जनाब इलेक्शंस में क्या हुआ है। तो मौके का फ़ायदा उठाते हुए अमेरिका ने फिर से जमहूरियत के असूलों को छोड़ते हुए एक ऐसी गवर्नमेंट को बैक कर दिया जो जमहूरियत के असूलों पे नहीं थी। एक तो इस चीज़ से रोज़ रोशनी की तरह अयान हो गया कि अमेरिका कभी भी जमहूरियत में इंटरेस्टेड ही नहीं था। उन्होंने सारे लैटिन अमेरिका में डिक्टेटर बैठाए, पूरे मिडिल ईस्ट में बादशाहतें सपोर्ट की। ईरान के अंदर जब एक जेन्युइन पॉपुलर लीडर आया तो उसको हटा के शाह को ले आया, फिर शाह को हटा के खोमेनी ले आए। तो यानी कि अमेरिका जो दुनिया को एक चूरन बेचता था कि हम रशिया से बेहतर क्यों, क्योंकि हम जमहूरी हैं, वो तो सच नहीं है। अमेरिका, रशिया और चाइना में कोई फ़र्क नहीं है। चाइना में इतना फ़र्क ये है कि चाइना कम से कम अपने एलाइज को कहता है कि हम आपको पैसे देंगे बिज़नेस करने के लिए। आपकी गवर्नमेंट क्या करती है हमें से फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप बिज़नेस करो। आप जमहूरियत हो, डिक्टेटरशिप हो, बादशाह हो, हमें ऐसा कोई कंसर्न नहीं है। तो जो पूरा न्यू एज लिबरल पैराडाइम था वो अमेरिका ने एक झटके में साफ कर दिया। उनका यह सब नॉनसेंस है। बेसिकली पावर इज़ पावर, असूल शसूल मैटर नहीं करते। ट्रंप साहब को नोबेल पीस प्राइज़ भी बहुत गर्म आया हुआ है। अब उनको दुनिया की सपोर्ट चाहिए इसके लिए। पाकिस्तान ने तो कह दिया कि जनाब आपसे बेहतर है ही कोई नहीं इस चीज़ के लिए। और अब जो ट्रंप ने प्रपोज़ की है, जो 21 पॉइंट का एजेंडा है, कुछ लोग 20 कह रहे हैं, कुछ 21 हैं, का एजेंडा है गाज़ा वॉर को ख़त्म करने के लिए। पाकिस्तान ने वो एजेंडा पॉइंट सामने आए बगैर शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस कर दिया हम इसके साथ। बड़ी अच्छी चीज़ है, इससे बेहतर कोई चीज़ ही नहीं हो सकती। हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं ट्रंप का इस पर काम करने के लिए। ट्रंप ने भी कहा कि जी शहबाज शरीफ साहब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसमी शुरू से मेरे साथ थे। जब से ये गाज़ा वाला मामला चला तब से वो मेरे साथ राब्ते में थे और हमारे मामला चल रहे थे। अब ये 21 पॉइंट हैं क्या, एक एक करके इंशाल्लाह आपके सामने रखते हैं। सबसे पहला, गाज़ा विल बी डी रेडिकलाइज टेरर फ्री जोन दैट डज नॉट पोज अ थ्रेट टू इट्स नेबर्स। अब गाज़ा के नेबर्स कौन है? नक्शे पर ज़रा गाज़ा देखें क्या है। गाज़ा का एक ही नेबर है इसराइल, बाकी समुंदर उसका नेबर है। अब समुंदर को तो खतरा कोई नहीं। अब इसराइल और गाज़ा से क्या खतरा है? कौन डिटर्मिन करेगा कि ये खतरा ख़त्म हो चुका है? ये नहीं बताया इस कमेटी ने। दूसरा, गाज़ा विल बी डेवलप्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स पीपल। ये एक फेली रिटार्डेड बात है। हर मुल्क अपने लोगों के भले के लिए काम करता है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दिस मीन्स। अगर इसराइल और हमास इस प्रपोजल को अग्री करते हैं तो फिर वॉर इमीडिएटली रुक जाएगी और आईडीएफ अपने ऑपरेशंस रोक जाएगा और ग्रेजुअली स्ट्रिप से वापस चला जाएगा। ये जो ग्रेजुअली वापस जाएगा ना, ये आगे जाकर पता चलता है कि इसका मतलब क्या है। ये इतना ग्रेजुअल नहीं है, बल्कि ये इसराइल के बेनिफिट के लिए है कि वो डिसाइड करें कब वो सेफ़ और सिक्योर फील करते हैं ये पुश बैक करने के लिए। 48 घंटे इसराइल के इस डील के एक्सेप्ट करने के बाद पब्लिकली, इसराइल इस डील को पब्लिकली तस्लीम करता है, ऑल लिविंग एंड डिसीज हॉस्टेजेस विल बी रिटर्न। यानी कि गाज़ा के लोग अपने जो हॉस्टेजेस हैं उनको वापस कर देंगे। वंस द हॉस्टेजेस आर रिटर्न, यानी कि हमास ने हॉस्टेजेस वापस दे दी इसराइल को, तब इसराइल 250 लाइफ सेंटेंस प्रिजनर्स और 1700 गाजन्स डिटेन्ड आफ्टर अक्टूबर 7 को वापस करेगा। यानी कि सबसे पहले हमास जो है वो हथियार डालेगा, इलाका डी रेडिकलाइज होगा। ऐसा क्या मतलब है किसी को नहीं पता। उसके बाद वो सारे हॉस्टेजेस वापस करेंगे, चाहे वो जिंदा या फौत हो गए, और फिर इसराइल जो है वो कुछ हॉस्टेजेस छोड़ देगा। अगर यहाँ पॉज लेते हैं और इसराइल का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। कतर अमेरिका के कहने पे नेगोशिएशन करा रहा है, इसराइल बम मार देता है। ठीक है, इसराइल अमेरिका को जाके पटिशन करता है कि इराक पे इन्वेड करो, इराक पे इन्वेड करो, बहुत ज़रूरी है। इसराइल अमेरिका को पटिशन करता है कि ईरान को इन्वेड करो।
हर जगह शरारत में इसराइल आगे होता है। इसराइल जाके और मुल्कों की टेरिटरीज कैप्चर कर लेता है, गोलान हाइट्स हो, साउथ लेबनान का हिस्सा हो। जॉर्डन का बंदा बोल नहीं सकता उनके खिलाफ कुछ, उसकी पूरी बादशाह इसराइल और अमेरिका के कंधों पे खड़ी हुई है। तो इसराइल का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ना सौदों को मानने का, वो इतना अच्छा नहीं रहा। तो ये पहली 3-4 शरायत ही हमने पढ़ी हैं, तो नज़र आ रहा है कि जनाब इसमें तो मौत लिखी हुई है। वंस द हॉस्टेजेस are returned, Hamas members who commit to peacefully coexistence will be granted amnesty, while members of Hamas who wish to leave the strip will be granted safe passage to receiving countries. यानी कि जब ये सारा मामला तय हो जाता है, हॉस्टेजेस का एक्सचेंज हो जाता है, तब हमास के लोग या वहाँ रह सकते हैं शराफत से या और मुल्कों में जा सकते हैं. Once this agreement is reached, aid will surge into the strip at rates no lower than the benchmark set in the January 2025 hostage deal. यानी कि जो 2025 में हॉस्टेज डील हो रही थी, जो ब्रेक डाउन कर गई थी बाय द वे, उसके अंदर 600 ट्रक पर डे जाना था. तो यानी कि एड वहाँ खुल जाएगा. एड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम गाज़ा के लोग या इसराइल की IDF बाय द यूनाइटेड नेशंस एंड रेड क्रेसेंट, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगी. Gaza will be administered by a temporary transitional government of Palestinian technocrats who will be responsible for day-to-day services, and this will be overseen by a new international board of peace chaired by President Donald J. Trump and other members of head of states, जिसके अंदर टोनी ब्लेयर का नाम बार बार आ रहा है. अब इसका इफेक्टिवली क्या मतलब है? गज़ा के कौन से लोग सेलेक्ट किए जाएंगे गज़ा के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उसका क्या मैकेनिज्म है, कोई पता नहीं. वी डोंट नो कि आप लोग सेलेक्ट कैसे करेंगे. दूसरा, इस बोर्ड ऑफ पीस में जो लोग होंगे वो सेलेक्ट कैसे किए जाएंगे, वी डोंट नो. मगर ट्रंप उसका चेयरमैन होगा. टोनी ब्लेयर किस खाते में? टोनी ब्लेयर वॉर क्रिमिनल है. उसने अपने मुल्क से, दुनिया से झूठ बोला और जंग नाफज कर दी इराक के ऊपर. टोटल झूठ बोला. ठीक है, तो उस बंदे को आपने ला के इस बोर्ड पे बिठाना है. बाकी कौन से ममालिक होंगे, वी डोंट नो. गाज़ा के अंदर कौन से लोग हैं जनाब जो पॉलिटिकल वॉइस रखते हैं, वी डोंट नो. टेक्नोक्रेट्स कौन है, वी डोंट नो. लेकिन यहाँ पे एक ज़रूरी सवाल है. यहाँ पे टोटल गाज़ा 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 बात हो रही है, पैलेस्टाइन बात नहीं हो रही. आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं. आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम ये कंटेंट बनाते रहते हैं. आप लोगों की सपोर्ट हमें चाहे इनबॉक्स DM की मद में है, चाहे वो कमेंट की मद में है, या स्पेशली 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन की मद में है, हमारे काम को बहुत आगे लेके जाती है. हमें किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है. आपके सामने हमारा चैनल डिमोनेटाइज हुआ है, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा. उसकी वजूहत भी हमने आपको बताई हैं. डिमोनेटाइजेशन या फिर किसी की आवाज़ बंद कर देना बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी इशू पे बात कर रहा हो. फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हुए और हमें 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करें. हमने ऑलरेडी ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया अपने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए, और हमारी इवेंचुअली कोशिश होगी कि जो हमारा आधा कंटेंट है वो पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही हो. तो ईऑन फैमिली का पार्ट बने, 3000 रुपये दें, सब्सक्राइब करें. गाज़ा पैलेस्टाइन का हिस्सा है, क्योंकि नेतन्याहू ने बड़ा क्लियरली ट्रंप के साथ खड़े होकर, जब ट्रंप साहब इन पॉइंट्स का बता रहे थे जो उन्होंने बहुत मार्का मारा है, कहा था कि ना पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ना हमास गाज़ा को चलाएगी. तो कौन चलाएगा, वी डोंट नो. इसकी सिलेक्शन कैसी होगी, वी डोंट नो. इकोनॉमिक प्लान दिया जाएगा टू बिल्ड गाज़ा थ्रू कन्वीनिंग ऑफ एक्सपर्ट्स ब्ला ब्ला ब्ला, यानी कि पूरा मिडल ईस्ट अपना पैसा माल लता लगा के इसको डेवलप करेगा. इकोनॉमिक जोन इस्टेब्लिश होगा विद रिड्यूस टैरिफ्स एंड एक्सेस रेट्स टू बी नेगोशिएटेड बाय पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज. अगेन bunch of nonsense. No one will be forced to leave Gaza. पर जो लोग जाते भी हैं गाज़ा छोड़ के, जब ये एम्बार्गो उठता है ट्रैवल का, तो उनको वापस आने की ऑप्शन होगी, और हम लोगों को इनकरेज करेंगे कि वो गाज़ा के अंदर रहें और बिल्ड करें यहाँ पे बेहतर फ्यूचर. 13वां पॉइंट, हमास विल हैव नो रोल इन गाज़ा's गवर्नेंस व्हाटसोएवर. They will commit to destroy and stop building any offensive military infrastructure including tunnels. Gaza's new leaders will commit to peaceful coexistence with their neighbors. हमास ख़त्म, और जो भी नए हुक्मरान आएंगे वो पहले सर झुका के तायीद करेंगे कि जनाब हम इसराइल की अतात को मानते हैं, यानी कि टोटल सरेंडर और डोमिनेंस. ये बातें याद रखना, क्योंकि इसके बाद हम आपको बताएंगे ये एक्चुअली इसका मायने क्या है, लेकिन आपने ये बातें याद रखनी है. सिक्योरिटी गारंटी विल बी प्रोवाइडेड बाय रीजनल पार्टनर्स टू इंश्योर दैट हमास एंड अदर गाज़ा फैक्शंस कंप्लाई विद देयर ऑब्लिगेशंस एंड गाज़ा सीजेस टू पोज अ थ्रेट टू इजराइल और इट्स ओन पीपल. कौन देगा गारंटी? कतर देना चाहेगा? नहीं देना चाहेगा, क्योंकि अमेरिका ने कतर को गारंटी दी थी और इसराइल ने कतर पे हमला कर दिया था.
The US will work with Arab and other international partners to develop a temporary international stabilization force that will immediately deploy in Gaza to oversee security in the Strip. The force will develop and train a Palestinian police force which will serve as long-term internal security. यानी कि दुनिया की ताकतें इकट्ठी होंगी, बंदे इकट्ठी करेंगी और वहाँ पे गज़ा के लोगों की सिक्योरिटी के लिए भेजेंगी. उनका मकसद क्या है? क्या वो दफ़ा में गोलियाँ चला सकते हैं कि नहीं? क्या वो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस की तरह वहाँ पे जाके रेप, चोरियाँ, डकैतियाँ करेंगे? वी डोंट नो. ये कुछ नहीं बताया गया. Israel will not occupy or annex Gaza, and the IDF will gradually hand over territory it currently occupies as the replacement security forces establish control and stability in the Strip. हालांकि शुरू में कहा था ना कि IDF पीछे हटेगी, लेकिन अपनी मर्जी से. बेसिकली ये होगा कि एक इंटरनेशनल फोर्स बनेगी, वो वहाँ पे आएगी, फिर IDF उनको बताएगी कि आप इस इलाके में आ जाएं, अब आप इस इलाके में आ जाएं, अब इस इलाके में आ जाएं. इस प्रोसेस को साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, 20 साल लगे, कोई कुछ कह नहीं सकता. और ये फिगर्स याद रखना, 10-20 साल. If Hamas delays or rejects this proposal, the above points will proceed in terror-free areas, यानी कि जहाँ पे हमास का कंट्रोल नहीं है, which the IGF will gradually hand over to the National Stabilization Force. यानी कि लेट्स से हमास ही TT रिजेक्ट कर देता है, तो जो इलाके टेरर फ्री हैं, ये कौन से इलाके हैं पता नहीं, क्योंकि IDF तो कहता है कि जनाब हमास हर अस्पताल, हर स्कूल, हर बिल्डिंग के अंदर है, बल्कि ईंट पुट्टो नीचे से हमास निकलता है. मैं इतना खौफ है उन्हें. Israel agrees not to carry out future strikes in Qatar. कोई अहमियत नहीं बात की. बहरहाल ये भी है. A process will be established to de-radicalize the population. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आप लोगों को बताएंगे जो तुम्हारे साथ 2 साल जुल्म हुए वो तुम्हारे साथ जुल्म नहीं था, जो तुम्हारे साथ हिस्टोरिकल जुल्म है वो जुल्म नहीं है. अपने दिल में नफरत मत रखो. ये जो इसराइली दहशतगर्द हैं, तुम्हारे घरों को आते हैं, तुम्हारी औरतें उठा लेते हैं, तुम्हारे बच्चों को मार देते हैं, ये असल में दहशतगर्द नहीं है, असल में तुम दहशतगर्द हो. ये आप कैसे अचीव करना चाह रहे हैं? मुझे लगता है साथ साथ वॉर ऑन टेरर हो चुकी है, डी रेडिकलाइजेशन काम नहीं करता. अच्छा, ठीक. When Gaza's redevelopment has been advanced and Palestinian Authority reform program has been implemented, the conditions may be in place for a credible pathway to Palestinian statehood. यानी कि पहले हमास निकलेगी, गाज़ा डेवलप होगा, सारे के सारे फ़लस्तीन के लोग डी रेडिकलाइज हो जाएंगे और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के अंदर रिफॉर्म होके वो पता नहीं क्या बन जाएगी. फिर आपका सफ़र शुरू होगा स्टेटहुड को एज फ़लस्तीन. The US will establish a dialogue between Israel and Palestine to agree on a political horizon for peaceful coexistence. अब अगर आपकी आधी अकल है, अगर आप रिटार्डेड हैं, आपको तब भी पता है ये कुछ भी नहीं. उन्होंने बेसिकली लुबे-लुबाम में कहा है कि फ़लस्तीन के लोगों के कोई हकूक़ नहीं है. फ़लस्तीन के लोगों को पहले कुछ मरहले पार करने पड़ेंगे, फिर उनको शायद हम हकूक़ देना शुरू करें. और इसराइल के सारे हकूक़ हैं और इसराइल को बस ये करना होगा कि हर साल 1000 एक बंदा वो कत्ल ना करे. हैं जी साहब, बस जी 1000 एक बंदा अपना मारे, 999 मार लें, खैर है. लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा हो गया था. ये वो प्लान है जिसके बारे में बहुत सारे मुल्कों ने कहा कि वाह क्या बात है, जिसमें हमारे शहबाज शरीफ साहब भी थे. शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम 2 स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं. कायदे आज़म यानी कि झूठे थे, अनाउज़ुबिल्लाह. कायदे आज़म ने कहा था कि हम इसराइल को तस्लीम ही नहीं करते. एक इमरान खान का क्लिप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काट के बात की जा रही है कि जनाब इमरान खान भी 2 स्टेट सोल्यूशन को कहते थे. हालांकि हम इमरान खान की स्टेटमेंट से एग्री नहीं करते. वो कहते हैं 1967 से पहले की बाउंड्री को करते हैं हम एग्री, जहाँ पे जेरूसलम फ़लस्तीन कैपिटल है. ये आज से 2 साल पहले तो शहबाज शरीफ साहब भी कहते थे कि हम प्री-67 बॉर्डर्स को मानते हैं. अनवारुल हक काकड़ साहब ने भी यही कहा था. तो एकदम से वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए. ये पाकिस्तान मैच क्या आ रहा है, यहाँ तो सब ही पागल हो गए. ओ मेरे भाई, इतना बड़ा तमाचा फ़लस्तीन के लोगों के मुंह पे ट्रंप ने मारा है और हम सब तालियां बजा रहे हैं. यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एंकर्स बात कर रहे हैं कि हमें कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा है अमेरिका. ये इंपॉर्टेंस दे रहा है कि उन्होंने एक चिट्टे कागज़ पे इतनी ज़िल्लत और रुसवाई फ़लस्तीन के लोगों के लिए गारंटी कर दी है कि आप सोच नहीं सकते. हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम आपको बताना चाहते हैं कि फ़लस्तीन का जो दूसरा क्रिटिकल एरिया वेस्ट बैंक, जहाँ पे जेनोसाइड नहीं हो रहा, वहाँ पे अपार्थाइड/जेनोसाइड हो रहा है. वहाँ पे क्या सूरत हाल है? सितंबर
25 तक की हम आपको सिचुएशन बता रहे हैं। अक्टूबर 7, 2023 से या सितंबर 2025 तक इसराइल ने 1034 फ़लस्तीनी वेस्ट बैंक में कत्ल किए। उनमें से 210 बच्चे थे। चलो गाज़ा में तो हमास थी, यहाँ क्या प्रॉब्लम था? ये इसराइल के लिए नॉर्मल है। आप पिछले 20 साल का डाटा उठा लें एरिया वाइज, ये वो नॉर्मली बंदे मार रहे होते हैं। जनवरी टू सितंबर 2025 2780 फ़लस्तीनी लोग इन्होंने इंजर किए हैं, जिसमें औरतें और बच्चे हैं वेस्ट बैंक के अंदर। ज़्यादातर इसराइली फोर्सेस ने किए हैं और 100 से ज़ायद जो हैं वो सेटलर्स ने किए हैं। मैसिव डिस्प्लेसमेंट ऑपरेशंस वहां पे हो रहे हैं। सबसे बड़ी सेटलर कॉलोनीज वहां पे बन रही हैं। अब आपको समझ आ रहा है गाज़ा का प्लान क्या है कि यहाँ पे जंगबंदी कराओ फर्जी, सारे मुसलमान ममालिकों को एक तरफ कर दो। क्योंकि आपने नहीं देखा पिछले 5 साल में मुसलमान ममालिकों ने वेस्ट बैंक के बारे में शोर मचाया हो, गाज़ा के बारे में मचा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जेनोसाइड इस लेवल पे था। अगर आप जेनोसाइड थोड़ा इस लेवल पे ले आए तब ठीक है, ये कबूल है सबको। तो फ़लस्तीनी की जो ज़िंदगी है उसकी वैल्यू क्या? कुछ भी नहीं। सेटलर वायलेंस, tens of thousands of dunams of farmland owned by Palestinians have been requisitioned by Israeli army recently. कलकिलिया और नबलूस में। ये वेस्ट बैंक बता रहा हूँ, गाज़ा की हम बात नहीं कर रहे यार, ये वेस्ट बैंक में हो रहा है। तो ये बेसिकली इस मुआहदे के तहत गाज़ा को वेस्ट बैंक बनाना चाहते हैं, जहाँ पे फ़लस्तीनियों को जानवरों की तरह रखा जाता है, उनको चारा पानी दे दिया जाता है, और जब ज़रूरत पड़ती है कुछ जानवरों को साइड पे किया जाता है और ज़िबा कर दिया जाता है। ये वो ग्रेट सलूशन है जो अल्लाह माफ़ करे, मैंने ग्रेट सलूशन किया कि मुझे नऊज़ बिल्ला जो हिटलर का घटिया फाइनल सलूशन था वो याद आ गया कि किस तरह स्ट्रेटिजिकली हर चीज़ को एक तरफ लेके जाना है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जो पहला पॉइंट है, हमास क्यों मानेगा? हमास को नज़र आ रहा है कि जनाब हमें हथियार भी छोड़ने पड़ेंगे, हमें सदारतें भी छोड़नी पड़ेंगी, उसके बाद हम इसराइल के आसरे पे होंगे, हमारा कत्ले आम ना करे। तो वो क्यों ये करेंगे? देखिए, हम अमेरिका को मानते हैं, हम लिबरल लोगों को मानते हैं, हमास बहुत बुरी ऑर्गेनाइजेशन है, हमास दहशतगर्द है, हमास जालिम लोग हैं, हम मानते हैं। तो जालिम आदमी ये जंग क्यों बंद करेगा? वो तो एंजॉय कर रहा है बकौल मुजम्मिल शाह के, उसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी हैं, उनको फ़लस्तीन के लोगों की परवाह भी नहीं है। तो वो ये जंग बंदी क्यों करेगा? आपको समझ आ रही है ना बात? देखिए, दो बातें हो सकती हैं। या तो हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और उसको परवाह नहीं है, तो फिर तो भाई ये डील रिजेक्ट होगी, जंग शुरू हुए साथ साथ डील खत्म होगी। या दूसरी बात है कि आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ आप क्या बोल रहे हैं कि अगर फ़लस्तीन के लोगों की कोई आवाज़ है तो वो कौन है? अब आपको यहाँ एक बात समझनी होगी, और मैं चाहता हूँ कि हमारे पाकिस्तानी बहन भाई ये बात समझें। 4.5 करोड़ लोगों ने इमरान खान को वोट दिया, यानी कि उन्होंने इमरान खान को अपनी वॉइस चुन लिया। पूरी रियासत ने कहा कि ये दहशतगर्द तंजीम है। कहा, अगर दुनिया कहना शुरू हो जाए ये दहशतगर्द तंजीम है, तो क्या उस 4.5 करोड़ लोगों की आवाज़ की कोई वैल्यू नहीं है? आप बात मेरी समझ रहे हैं? इस वक्त कश्मीर में जो आज़ाद कश्मीर है, जहाँ पे इंडिया ने नाउज़ुबिल्लाह कब्ज़ा नहीं किया हुआ, वहाँ पे मैसिव प्रोटेस्ट चल रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने जो आपके पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने सिस्टम बनाया हुआ है इससे तंग है। उनके एक्शन पॉइंट्स हैं जिसके लिए वो पहले भी 5 महीने निकले थे, अब फिर वो निकल गए। 30 से ज़ायद मकामात उन्होंने कम्प्लीटली बंद किए हुए हैं। और वहाँ पे क्या हरकत हो रही है? वहाँ पे जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की हमायती हैं, उन्होंने अमन मार्च निकाली। एक तरफ एहतजाज हो रहा है जिसमें सारे आज़ाद कश्मीर के लोग शामिल हैं, दूसरे से अमन मार्च निकलती है। वो अमन मार्च वाले बताया जा रहा है सोर्सेज के मुताबिक और फुटेज के मुताबिक फायरिंग कर देते हैं प्रोटेस्टर्स के ऊपर, जिसमें से एक बंदा शहीद हो जाता है। आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि दुनिया में क्या नॉनसेंस हो रही है? लिटरली हमने ये फैसला कर लिया है पूरी दुनिया की सरकारों ने कि कुछ जानें ज़्यादा अहमियत रखती हैं। मैं एक ट्वीट पढ़ा था, साथ ने ग्रुप में शेयर की थी, वो यहाँ पता लगाना, जिसमें लिखा हुआ था कि कई सालों से फ़लस्तीनी कत्ल हो रहे थे, कोई प्लान नहीं बन रहा था,
कई सालों से गज़ा का रकबा कब्ज़ा हो रहा था, वेस्ट बैंक का कब्ज़ा हो रहा था, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता था। ये 25 के इसराइल के हॉस्टेज क्या पकड़े गए हैं तो पूरी दुनिया प्रॉब्लम सॉल्व करने पहुंच गई है। वैल्यू ऑफ लाइफ। यूएन कहता है ऑल ह्यूमन लाइव्स आर इक्वल, लेकिन ये झूठ है, दे आर नॉट इक्वल, और ना हम उसको ट्रीट करते हैं। और दुख की बात क्या है कि पाकिस्तान की रियासत भी ऐसे नहीं सोचती। वो शमा जुनेजो को शामिल करते हैं अपने ग्रोह के अंदर, जो कहती है कि अगर मेरी मुलाकात इसराइल के प्राइम मिनिस्टर से हो तो ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। एक आम पाकिस्तानी सोचेगा अगर मेरी मुलाकात इसराइल के प्राइम मिनिस्टर से हो तो मैं उसके मुंह पर थूकूंगा। इतना फ़र्क है। आप उसको शामिल किया, बाद में पता नहीं कैसे हो गया, समझ नहीं लगी, वो ऊपर से टपक पड़ी, साइड से आ गई। तो आप रियल टाइम में सौदा होते हुए देखा आपने। फिर आप लोग परेशान ना हुआ करें कि हमारे मुल्क में जमहूरियत नहीं है, हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है। परेशान ना हुआ करें। फिर आप ये ना पूछा करें जी बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन कैसे हो जाते हैं। KPK में जी वो बंदे मार रहे हैं तो ठीक है जी, बस ये बिजनेस एज यूजुअल है। जाएं ठेके पकड़ें, रोडें बनाएं, पैसे कमाएं, एंजॉय करें लाइफ अपनी। रोज़े मैशर यही पैसे सबको काम दे जाएंगे, क्योंकि यही था ना वो जो हदीस नहीं है कि जितने पैसे होंगे उतनी नेकियां मिल जाएंगी। लगता है ऐसे कि सारे इस रेस में लग गए। हमारे बाकी सियासतदान क्या कर रहे हैं? मरीम नवाज साहिब और बिलावल फाइटिंग कर रहे हैं आपस में। किस चीज़ की फाइटिंग कर रहे हैं? आप दोनों इलेक्ट तो हुए नहीं है, ये इस चीज़ की फाइटिंग कर रहे हैं कौन कम इलेक्ट हुआ है पता नहीं। फाइटिंग किस चीज़ पे कर रहे हैं कि PPP कहती है बिस्प के थ्रू तुम लोग फंडिंग जारी कर दो, उसका डाटा ज़्यादा अच्छा है। मरीम नवाज साहिबा कहते हैं तुम कौन हो मैं बताने वाले, मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ। इसमें किसी को शक नहीं था। किसी ने डाउट किया है कि नवाज शरीफ की बेटी है मरीम नवाज साहिबा? ये बात वो बार बार रिपीट कर रही है एज इफ के नवाज शरीफ की बेटी होना समहाउ मेक्स यू चीफ मिनिस्टर। भाई अगर बिस्प का डेटा ज़्यादा फायदेमंद है तो देख तो लो एक दफ़ा। हालांकि वैसे हमें नहीं लगता फायदेमंद है, बिस्प के अपने बड़े मसले हैं, हमने उस पर कई वीडियोस की हुई हैं। और वो साथ ही कहती हैं कि पंजाब अगर चाहेगा तो चोलिस्तान में डैम बनाएगा, पैसे लगाएगा, दरिया बनाएगा, और ये पंजाब का पानी है। ये लसानियत की बुनियाद पे क्या बकवासियात हो रही है। हम सूबों में इसलिए तकसीम हुए ताकि एडमिनिस्ट्रेटिवली आसान हो, इसलिए नहीं तकसीम हुए कि आप पंजाब चाबी उसे सिंधी कर दें। क्या नॉनसेंस है। नॉन सीरियस मुल्क, नॉन सीरियस लीडरान। अभी ये PTI ने बहुत बड़ा धरना किया है जी पेशावर में, पूरा उन्हें तख्ता पलट दिया है। नॉनसेंस। 3 दिन सारे PTI ने साबित किया ऐसे बड़ा धरना ही कोई नहीं है, सरकार ने ऐसे छोटा धरना ही कोई नहीं है। मेरा सवाल ये बनता है कि धरना जिस जगह में आप कर रहे हैं उस इलाके का जो चीफ मिनिस्टर है वो PTI का है। अच्छा, उसने कहा था कि जनाबे वाला कोई ऑपरेशन नहीं होगा, ऑपरेशन तुम्हारे सामने हो रहा है। वो कहता था कि मेरी इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई जाती, अभी मिलवा दी ना इमरान खान से। तो क्या बातें हुई हैं बताओ ना ज़रा। बाहर आते हुए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नहीं चाह रहे थे, अब वो बातें आहिस्ता आहिस्ता फिल्टर आउट होंगी पार्टी के थ्रू। मैं और आप बॉट एंड पेड फॉर है। सबसे ज़्यादा दुख पता क्या है मनोज? यकीन जान, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का सौदा हुआ है मिडिल ईस्ट में। कितना? ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का। कि इसराइल से लेकर ईरान तक सब फारग, कोई कुछ नहीं कर सकता, ना कतर ना सऊदी, सब फारग हो गए। और पाकिस्तान को क्या मिलेगा? $1 बिलियन। यानी कि हम डीलर भी बुरे निकले। इतना बड़ा सौदा हो रहा है, उसमें हमने क्या हासिल किया? कुछ भी नहीं, चुवनिया। या तो होना कि 200-400 बिलियन डॉलर पाकिस्तान आ रहा हो, हमारा सारा कर्जा माफ हो गया। और देखो यार, अगर घटिया सौदे करने हैं ना तो क्या उसको फायदा तो है। हमने फ़लस्तीन भी बेच दिया, पाकिस्तान के मिनरल्स भी बेच दिए, हासिल क्या किया पता नहीं, वी डोंट नो। शायद इस गवर्नमेंट को लेजिटिमेसी मिल गई, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का स्टेटस जो है वो ज़्यादा बड़ा हो गया, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं मिला। बाकी अब पता चलेगा हम में से कौन जो है वो हिपोक्रेट है, अब पता चलेगा। ये अगले 10 दिन में जो लोग बाजा लेके बजा रहे होंगे बाहर के, क्या बात है फ़लस्तीन के लिए कितना बड़ा मार्का बज गया है, आपको नज़र आ जाए कौन बिकावा था, कौन भगोड़ा था। हम तो फिर भी कोशिश करेंगे आपसे सच बोलें,